हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी कि एक क्लास राजस्थान सूचना आयोग पर होनी चाहिए, तो आज की क्लास में हम कंप्लीट राजस्थान सूचना आयोग को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप में से किसी ने कमेंट भी किया था कि सर एक क्लास सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 का है उस पर भी होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल इस पर क्लास लेकर के आएंगे। हालांकि मुझे सबसे पहले आयोग कंप्लीट करवाने हैं क्योंकि पटवार के सिलेबस में 3-4 आयोग दे रखे हैं, तो इसको हम लगातार आयोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्लास का प्रोमिस मैंने पहले भी किया हुआ है कि मुख्य सचिव को लेकर के हम एक ट्रिक लेकर के आएंगे, तो इसके जस्ट बाद वो क्लास आएगी, तो उसमें हम मुख्य सचिव की ट्रिक पर डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद में आराम से हम राजस्थान के जितने भी आयोग हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। इससे इसके संबंध में आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए। देखो, सूचना का अधिकार को लेकर जब मैं एक्ट पढ़ाऊंगा आपको तो उस समय तो आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा भी सही कि सूचना का अधिकार क्या होता है, राजस्थान में इसके लिए आंदोलन कहां पर हुआ, इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, तो इसको लेकर में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर टॉपिक को हम समझे तो टॉपिक को समझने के लिए मैं आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इस टॉपिक को लेकर डेवलप हो जाए, तो मैं थोड़ा सा आपको सूचना का अधिकार के बारे में बताता हूं। देखो, सूचना के अधिकार को लेकर के अगर आप भारतीय संविधान को देखोगे सबसे पहले तो भारतीय संविधान में डायरेक्टली कहीं पर भी इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में डायरेक्ट इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम भारतीय संविधान के एक आर्टिकल को देखें, आर्टिकल 19(1) उसका सब क्लोज ए, जिसमें एक लिखा हुआ है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम किसको कंसिडर करते हैं? सूचना के अधिकार को करते हैं। क्योंकि देखो, जब तक हमारे पास में सूचना नहीं होगी किसी भी चीज से संबंधित तो हम विचार कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो हमारे विचार सही हो, सही तरीके से हम व्यक्त कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास में इसके संबंध में पर्याप्त क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसी के लिए हम सूचना के अधिकार को इस आर्टिकल में कंसिडर करते हैं। उसके अलावा एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, जिसमें लिखा हुआ है जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो इस आर्टिकल में को भी हम सूचना के अधिकार के संबंध में क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम में प्रश्न आए कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में सूचना के अधिकार की जो मूल भावना है वो परिलक्षित होती है, तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 19(1) का सब क्लोज ए, जिसमें लिखा हुआ है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा देखो, सूचना के अधिकार को लेकर के अगर आपको पता होगा तो 1996 में ब्यावर अजमेर में इसको लेकर के क्या दिया गया था? धरना दिया गया था। ये एक जगह याद रखनी है आप राजस्थान की। और उसके अलावा एक नाम और इसके संबंध में याद रखना है आपको, अरुणा रॉय का। और इनका संगठन कौन सा है? मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये 2-4 बातें आप लोगों को याद रखनी है। और सूचना का अधिकार क्या होता है इसके संबंध में अगर हम एक लाइन में बात करें तो सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों कर रही है, या सरकार कब करेगी, तो क्या, क्यों, कब, इसके संबंध में जानना क्या कहलाता है? सूचना का अधिकार। ठीक है, तो इसके संबंध में कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ये सब क्यों कर रही है, सरकार किसी नीति को संबंध में कब ये सब करेगी, तो इसके संबंध में अगर हम सरकार से जानकारी चाहते हैं तो वो हमारा क्या होना चाहिए? सूचना का अधिकार होना चाहिए। तो सूचना के अधिकार को लेकर ब्यावर अजमेर में धरना दिया गया और फिर इसके संबंध में सरकार के द्वारा एक एक्ट बनाया गया। इस एक्ट कब का है? 2005 का, जिसे हम क्या बोलते हैं? आरटीआई एक्ट 2005। और इस 2005 के आरटीआई एक्ट की एक धारा है, धारा 15। इस धारा 15 में किसके बारे में लिखा हुआ है? राज्य सूचना आयोग के बारे में। यानी प्रत्येक राज्य जो है वो अपने राज्य में क्या करेगा? सूचना आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा इसके बारे में कि सूचना के अधिकार को लेकर के जो एक्ट बनाया गया था और उसकी धारा 15 के तहत ही क्या किया गया? राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। देखो, मोटा मोटा आप लोग इतना समझ लीजिए कि सरकार क्या कर रही है,
सरकार क्यों कर रही है और सरकार ये काम कब करेगी, इसके संबंध में हमारे पास में क्या होनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए। और जो सूचना हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने का हमारे पास में क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। और इसे ही क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको सरकार से ये सूचना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान में लेवल 1 के कितने टीचर कार्यरत हैं, लेवल 1 के कितने पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापक के कितने पद खाली हैं, व्याख्याता के कितने पद खाली हैं। इसके संबंध में अगर आप सूचना चाहते हैं तो आपको आरटीआई दायर करनी पड़ेगी और उसके बाद में सरकार की तरफ से आपको सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे मान लो आपने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया, तो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में मार्क्स नहीं बताए जाते, तो कई सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि आरटीआई लगाते हैं और आरटीआई के तहत पूछते हैं कि हमारे मार्क्स कितने थे और हम कितने अंतर से एग्जाम में सिलेक्ट होने से रह चुके हैं। तो इसके संबंध में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आप लोगों को देख सकते हो। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रश्न ये है कि सूचना का जो अधिकार है उसे आर्टिकल 19(1)(a) और 21 का भाग सुप्रीम कोर्ट के कौन से निर्णय के बाद में उसको माना गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के किस डिसीजन के तहत सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) और 21 का भाग माना जाता है। तो इसके बारे में आप कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओगे। अब देखो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, राजस्थान सूचना आयोग। ठीक है, तो सूचना का अधिकार एक्ट आपने पढ़ा, 2005 में ये एक्ट लाया गया था। उस समय सरकार किसकी थी, मनमोहन सिंह जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। यूपीए की सरकार थी, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। और ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। तो प्रश्न ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। और इसकी धारा 15 के तहत ही प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी धारा 16 भी आप लोग थोड़ा सा देख लें, इसमें पदावधि और शर्तें लिखी हुई है। किसके बारे में लिखी हुई है, जो सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त होंगे उसकी पदावधि और शर्तों के संबंध में कहां पर लिखा हुआ है, धारा 16 में। और धारा 17 किसके बारे में बात करती है, पद से हटाने के बारे में बात करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का सूचना आयोग कंप्लीट। देखो राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना जो है, इसका गठन किया गया था 18 अप्रैल 2006 को। और राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया था, एमडी कोरानी। एमडी कोरानी साहब राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने। और राजस्थान सूचना आयोग का ध्येय वाक्य क्या है, आवधानी जनेभ्य। इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे ये कहां से लिया गया था, इसका ध्येय वाक्य यजुर्वेद से लिया गया था। और यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ था कि यथाम वाचम कल्याणिम आवाधानी जनेभ्य, यानी ये जानकारी मैं जन जन को दूंगा क्योंकि ये जानकारी क्या है, हितकर है। तो ये आवधानी जनेभ्य जो ध्येय वाक्य है सूचना आयोग का, ये कहां से लिया गया था, यजुर्वेद से लिया गया था। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आरपीएससी के एग्जाम में यह पूछा गया था कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य क्या था। अगर आप वेबसाइट पर भी देखोगे तो वहां पर भी आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जब 2023 में राजस्थान सूचना आयोग ने जो सरकार को जो रिपोर्ट पेश की थी, प्रतिवेदन दिया था, उस प्रतिवेदन के जो पहले दूसरे पेज में ही एक सूचना आयोग का लोगो बना हुआ है और उस लोगो पर ही लिखा हुआ है आवधानी जनेभ्य, यानी ये सूचना हितकर है और इसे मैं किसको दूंगा, जन जन तक पहुंचाऊंगा। तो ये ध्येय वाक्य लोगो वाक्य याद रखना है। अब इसकी संरचना की हम बात करें तो इसकी संरचना में ये लिखा हुआ है कि राज्य का जो राज्य सूचना आयोग है उसमें 1+10, यानी इसकी संरचना क्या है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और अधिकतम कितने अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि एक क्या होगा, मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 क्या हो सकते हैं, अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। तो 10 यहां पर फिक्स नहीं है, लेकिन अन्य सूचना आयुक्त जो है वो 10 से अधिक नहीं होंगे, ये यहां पर इसकी संरचना में क्लियरली लिखा हुआ है। और राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में वर्तमान में जो है इसकी संरचना है 1+04, यानी एक तो क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त है और 4 क्या है, अन्य सूचना आयुक्त। तो राजस्थान में इसकी संरचना वर्तमान में क्या है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्त। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो वर्तमान स्थिति में अगर आप देखोगे तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है इस समय, तो मोहनलाल लाटर साहब राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और 4 अन्य सूचना आयुक्त कौन है, तो एक तो है सुरेश चंद्र गुप्ता, उसके बाद में एक है महेंद्र कुमार पारिक, एक है टीकाराम शर्मा और एक पद क्या है अभी
सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त का वैकेंट है यानी खाली है। तो अगर आपको पूछे कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो इस समय मुख्य सूचना आयुक्त है मोहनलाल लाठर, और 3 क्या है अन्य सूचना आयुक्त हैं, जो कौन कौन है, एक तो है सुरेश चंद्र गुप्ता, एक है महेंद्र कुमार पारिक, एक है टीकाराम शर्मा, और इस समय एक जो अन्य सूचना आयुक्त की पोस्ट खाली है। इसके अलावा एक प्रश्न और आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे इसका कार्यालय कहाँ है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का, तो इसका कार्यालय कहां पर है, जयपुर में है। देखो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ये क्लियरली नहीं दिख रहा हो, तो जब मैं आपकी इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा आपके साथ में, तो उस समय आप इसको वहां से क्लियरली पढ़ लेना। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि पहले जो था ये आयोग का कार्यालय कहां पर था, अक्टूबर 2006 के लगभग जो है योजना के भवन में ही इस आयोग का कार्यालय चलता था। फिर उसके बाद में इसका कार्यालय एचसीएम रीपा में ट्रांसफर किया गया, और इसका जो नवीन कार्यालय है जो वर्तमान में है वहां पर 19 जून 2013 से ही ये आयोग का कार्यालय स्वयं के भवन में संचालित हो रहा है। तो प्रश्न ये पूछे कि वर्तमान में राजस्थान सूचना आयोग का जो भवन है, जो कार्यालय है, वो कब से संचालित हो रहा है, तो 19 जून 2013 से। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि राजस्थान सूचना आयोग के संबंध में जो विनियम बनाए गए हैं, ये विनियम कब के हैं, 2007 में इनको क्या किया गया, बनाया गया। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा देखो, अगर आप 2023 का राजस्थान सूचना आयोग का प्रतिवेदन भी देखोगे, तो उसमें एक और वाक्य यहां पर लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता से, समोहतम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्या अस्ति न प्रिय है। तो ये यहां पर लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आज आपसे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा वाक्य राजस्थान सूचना आयोग से संबंधित नहीं है। तो इसके संबंध में आप लोगों को याद रखना है कि ये कहां से लिया गया है, श्रीमद् भगवत गीता से। और इसका अर्थ यह है कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ में पक्षपात करता हूं, मैं सभी के लिए समान भाव रखता हूं। तो प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान सूचना आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस वाक्य से राजस्थान सूचना आयोग की कार्य प्रणाली झलकती है, तो यहां पर लिखा हुआ है, समोहतम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। और ये वाक्य कहां का है, श्रीमद् भगवत गीता का। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखो उससे पहले एक दो चीजें और क्लियर कर दूं कि जैसे मान लो कि आपने सरकार से कुछ सूचना मांगी और सरकार ने वो सूचना आपको उपलब्ध करवाई। अब मान लो कि आप कुछ इस तरह की सूचना मानने लग जाओ, मान ली जैसे आपने आरटीआई लगाई आरपीएससी में कि मुझे ये जानना है कि जो पटवार का जो एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, या फिर वो प्रश्न कहां कहां से पूछे जाएंगे, इसके संबंध में हमें जानकारी चाहिए। तो देखो अगर इस तरह की आप आरटीआई लगाओगे तो उसके संबंध में आपको किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी जाएगी। यानी जो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, जिसमें हमारे पास में अधिकार है सूचना प्राप्त करने का, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ क्या लगा रखी है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। इसके अलावा मान लो आप कल से उठ करके ऐसे आरटीआई लगा दो कि हमें तो मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी का मोबाइल नंबर चाहिए और ये तो हमारे सूचना के अधिकार में आता है, हमें तो इसके बारे में सूचना चाहिए, तो इसके संबंध में भी सूचना नहीं दी जाती है। हालांकि हम इसके बारे में जब आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इस तरह की सूचना है जो आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं कर सकते। खैर हम टॉपिक पर वापस आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त है इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल भी नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है, तो इसके संबंध में 3 सदस्यों की एक कमेटी बना रखी है। ये 3 सदस्यों की कमेटी कुछ नामों को रिकमेंड करती है राज्यपाल को, और फिर राज्यपाल साहब जो क्या करते हैं उन नामों को क्या करते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करते हैं, और कुछ को क्या करते हैं, अन्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं। तो 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई हुई है इस राज्यपाल को सिफारिश देने के लिए, और इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। इसमें एक कैबिनेट मंत्री होता है, और विधानसभा में जो विपक्ष के नेता है वो क्या होते हैं, इसमें एक सदस्य होते हैं। तो प्रश्न है कि सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं इसकी नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई गई थी उस समिति में कौन शामिल नहीं है। इस तरह का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को मुख्यमंत्री के बारे में याद रखना है। ये मुख्यमंत्री क्या होते हैं, इसमें अध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री और एक क्या होता है विधानसभा में विपक्ष के नेता, और ये कमेटी बहुमत के आधार पर क्या लेती है, डिसीजन लेती है। ये कमेटी कुछ नामों की सिफारिश किसको करती है, राज्यपाल को करती है, और जिन नामों की सिफारिश राज्यपाल के पास में की जाती है राज्यपाल क्या करते हैं, उन्हें अपने पद पर नियुक्त करते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसकी नियुक्ति को लेकर, नियुक्ति कौन करता है इनकी, राज्यपाल।
उसके अलावा हम आगे चले तो किसको बनाया जाएगा, यानी इसकी योग्यता और शर्तें क्या क्या हैं। यानी मान लो आपका मन भी करे कि मैं भी मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त होना चाहता हूं या फिर अन्य सूचना आयुक्त बनना चाहता हूं, तो इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या है। देखो इसके बारे में कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट जब भी कुछ मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो इन बातों को ध्यान रखा जाता है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को विधि या फिर विज्ञान, तकनीक, समाज सेवा या फिर प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन आदि का क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान होना चाहिए। यानी मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जिस व्यक्ति को या तो विधि का ज्ञान हो या विज्ञान का हो, तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन, इस तरह का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को किसके पद पर नियुक्त किया जा सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है कि जो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त, जो राज्य सूचना आयुक्त है, वो संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी न तो वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए और संसद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। तो इस किसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, राज्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में। उसके अलावा यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, पहली चीज की जिसको बनाया जाएगा उसको राजनीतिक जो है वो दल से उसका किसी भी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए, यानी उसके पास में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता नहीं होनी चाहिए। और ये किसके बारे में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के बारे में। पहला ये कि उनको विधि, विज्ञान, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, इन सब के बारे में विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ये वो किसी विधानमंडल, संसद के सदस्य नहीं होने चाहिए। और तीसरा ये कि उनका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होना चाहिए। और चौथा ये कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। देखो उससे पहले मैं एक टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूं आपको। एक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी वीडियो की क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से, जिसमें टोटल 24 टेस्ट मिलेंगे आपको। इन 24 टेस्ट में से 16 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, 8 टेस्ट फुल लेंथ होंगे और इसकी प्राइस 349 रुपए रखी गई है। अगर आप इस प्राइस में भी NS01 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका फायदा भी है कि हम पढ़ते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हमें याद है या नहीं है, या फिर वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, उसका पता चलता है हमें टेस्ट देने से। तो जितने आप टेस्ट दोगे उतने ही आपकी तैयारी में निखार आता जाएगा, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर होती जाएगी। और जब आप मेन एग्जाम में जाओगे इसके बाद में, तो आपने पहले ही कई सारे टेक्स्ट प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा। और क्वालिटी एजुकेशन की जो टेस्ट सीरीज है वो अपनी मुश्किल भी काफी बनाई जाती है, ताकि आप लोगों को मेन जो एग्जाम है वो थोड़ा सा इजी लगे। उसके अलावा देखो एक कोर्स भी चल रहा है हमारे पटवार और वीडियो का कॉम्बो कोर्स चल रहा है, जिसकी प्राइस 1999 रुपए है। इसमें भी NS01 कूपन कोड यूज आप करते हो तो इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कोई मैथ का सेपरेट अलग से पढ़ना चाहता है कि मैं तो सिर्फ मैथ ही पढ़ना चाहता हूँ वीडियो के लिए, तो इसका भी कोर्स चल रहा है क्वालिटी एजुकेशन पर। 399 रुपए की प्राइस है। NS01 कूपन कोड यूज करके आप इसमें डिस्काउंट ले सकते हो। उसके अलावा एक पटवार की हमारी बुकलेट भी चल रही है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को मिला करके, यानी ऑफलाइन टेस्ट में जितने भी टेस्ट हुए उन सभी को मिला करके एक कॉम्बो में हमने एक बुकलेट तैयार की है। और ये बुकलेट कहीं पर भी आपको नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, वहां से आप इनको परचेस कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि कार्यकाल क्या होता है, यानी जो मुख्य सूचना आयुक्त है और जो अन्य सूचना आयुक्त है उनका कार्यकाल क्या होगा, वो कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। देखो स्थापना के समय क्या था कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष था। यानी जब राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 2006 को, उस समय इनका कार्यकाल था 5 वर्ष या 65 वर्ष। और इनमें से भी लिखा हुआ था कि जो भी पहले हो, यानी या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, या फिर अगर इनकी उम्र जो है सेवानिवृत्ति की वो 65 वर्ष हो जाए तो वो वहां तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन क्या किया गया, 2019 में इसमें एक रिफॉर्म किया गया। आपको पता होगा इस रिफॉर्म की काफी आलोचना भी हुई थी कि राज्य सूचना आयुक्त से संबंधित, राज्य सूचना आयोग से संबंधित जो सभी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार ने अपने पास में ले ली है। तो ये भी आरोप लगे थे कि सरकार जो है इस एक्ट की जो मूल भावना है उसको क्या करना चाहती है, कमजोर करना चाहती है। तो इस तरह का जो संशोधन हुआ था, और उस संशोधन के तहत ये तय किया गया कि जो राज्य सूचना आयोग है उसमें मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त है उनकी नियुक्ति, उनका वेतन, उनकी सेवा शर्तें
वो सब कौन निर्धारित करेगा? वो निर्धारित करेगी केंद्र सरकार। यानी उनके निर्धारण की जिम्मेदारी किसके पास में आ गई? केंद्र सरकार के पास में आ गई। अब एक और बात याद रखना कि कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। और उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है कि इनका कार्यकाल स्थापना के समय कितना था? 5 वर्ष या 65 वर्ष था। अब देखो नोट लगा करके यहां पर लिखा हुआ है कि 5 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल थे कलराज मिश्र। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया और ये ऑर्डर जारी करके उन्होंने जो सूचना आयुक्त और जो मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका कार्यकाल कितना फिक्स कर दिया? 3 वर्ष या 65 वर्ष। तो अगर आप लोगों को वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आयुक्त और जो मुख्य सूचना आयुक्त है इनका कार्यकाल क्या होता है? तो ये है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और इस समय जो है किसकी नियुक्ति की गई थी? मोहनलाल लाटर की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद में देखते हैं कि इनको पद से कैसे हटा सकते हैं। यानी जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जो अन्य सूचना आयुक्त हैं, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखो इसमें कुछ आधार लिखे गए हैं। इसमें 2 कंडीशन है। पहली तो ये कि कुछ ऐसे आधार हैं जिसके तहत राज्यपाल इनको डायरेक्ट हटा सकता है। दूसरा, उसके उन आधारों के अलावा अगर राज्यपाल इनको हटाना चाहता है किसी और आरोप में, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में ही राज्यपाल क्या है, इनको हटा सकता है। तो पहले वो देखते हैं जिसमें राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों को डायरेक्ट हटा सकता है। पहली कंडीशन है कि वो दिवालिया घोषित हो गया हो, यानी जो सदस्य हैं और जो अध्यक्ष हैं वो बैंकक्रप्ट हो गए हो, दिवालिया घोषित हो गया हो। उसके बाद में पद पर रहते हुए उन्हें लाभ का पद धारण कर लिया हो, यानी जिस समय वो मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के पद पर थे, पद पर रहते हुए ही उन्होंने लाभ का पद भी धारण कर लिया। देखो लाभ का पद क्या होता है? हालांकि संविधान में लाभ के पद को कुछ खास परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सिंपल सा इतना समझ लीजिए कि मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीद लेना, किसी की लाभ में आप भागीदार हो रहे हो, तो इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज जिससे राज्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयोग जो है, मुख्य सूचना आयुक्त जिनके पद पर वो हैं, उस पद की जो मूल भावना है उसको खिलाफ जाते हैं या उसको दिक्कत हो सकती है, तो उसके संबंध में वो पद क्या होते हैं? लाभ के पद होते हैं। जैसे मान लो राज्यपाल हैं या फिर ये जो मंत्री हैं, ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। आगे जब मैं इंडियन पॉलिटी आपको लोगों को पढ़ाऊंगा तो उस समय कंप्लीट भी समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें लाभ के पद के दायरे में आती हैं और कौन सा पद लाभ के दायरे में नहीं आता। बस आप इतना याद रख लीजिए कि पहली कंडीशन ये है कि अगर वो बैंकक्रप्ट हो चुका है तो राज्यपाल उनको बिना जांच के हटा सकता है। अगर उसने लाभ का पद धारण कर लिया है अध्यक्ष एवं सदस्यों में से किसी ने, तो भी राज्यपाल उनको डायरेक्ट हटा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो, यानी मान लो कि उनके पास में अब कैपेबिलिटी नहीं है वो कार्य करने के, तो कार्य करने में अगर असमर्थ हो तो भी राज्यपाल डायरेक्ट हटा सकता है। और राज्यपाल की नजर में किसी अपराध के संबंध में यदि उन्हें दोषी करार दिया गया हो तो इसके संबंध में भी राज्यपाल किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं है, उनको क्या कर सकता है? डायरेक्ट हटा सकता है। तो क्या क्या याद रखना है? पहली चीज ये याद रखनी है कि अगर वो दिवालिया घोषित हो गया हो तो राज्यपाल उनको डायरेक्ट हटा सकता है। अगर वो पद पर रहते हुए उन्हें लाभ का पद धारण कर लिया हो तो भी राज्यपाल क्या कर सकता है? उन्हें हटा सकता है। वो अपने कार्यों को करने में वो असमर्थ हो तो राज्यपाल उनको हटा सकता है। और इसके अलावा अगर वो किसी भी अपराध के संबंध में राज्यपाल की नजर में यदि दोषी करार दिए गए हो तो भी राज्यपाल क्या कर सकता है? उन्हें पद से हटा सकता है। लेकिन अगर ये सब आधार नहीं है और आधार कुछ और हैं, जैसे मान लो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इस तरह का मान लो आरोप हो, इस तरह का आधार हो हटाने का, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले राज्यपाल जो है वो अध्यक्ष एवं सदस्यों को सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर इस सुप्रीम कोर्ट से करवाई गई जांच के आधार पर हटा सकता है। यानी उस पर कैसा आरोप होना चाहिए? एक तो कदाचार का और एक अक्षमता का। यदि कदाचार और अक्षमता का आरोप है तो राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा और उस जांच के बाद में राज्यपाल क्या कर सकता है? उन्हें हटा सकता है। बाकी के ये जो 4 आधार हमने देखे, इन चारों आधारों में राज्यपाल डायरेक्ट अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकता है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाने की कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं कि सेवा शर्तें, यानी उनकी सेवा शर्तें क्या क्या है। तो पहली चीज मैंने जैसा पहले भी बताया था कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसके वेतन को लो, भत्तों को लो, और जो सेवा शर्तें हैं उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा जो राज्य सूचना आयुक्त है उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें भी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। लेकिन एक खास बात इसमें और लिखी हुई है कि इनके जो वेतन है
जो भत्ते हैं इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब पर ये पद पर बने हुए हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो कोई मुख्य सूचना आयुक्त है, तो जिस समय वो पद पर बना हुआ है तो उसकी न तो सैलरी कम की जा सकती है, न ही उनकी सुविधाओं में क्या की जा सकती है, कमी की जा सकती है। तो सिंपल सा ये याद रखो कि वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और जो पेंशन है, मतलब वेतन भत्ते और जो सेवा शर्तें हैं उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इस तरह का मान लो स्टेटमेंट आ जाए तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि सैलरी बढ़ाई तो जा सकती है, सुविधाएं भी बढ़ाई जा सकती हैं, उनके जो भत्ते हैं वो भी बढ़ाए जा सकते हैं। बस शर्त ये है कि जब वो पद पर हैं तब उस समय उनके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों में किसी भी तरह का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोगों को इसके संबंध में याद रखना है। उसके अलावा एक है प्रतिवेदन कि राज्य सूचना आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देता है। तो पूरे साल भर में राज्य सूचना आयोग के पास में कितनी कंप्लेंट्स आई, किन किन कंप्लेंट्स का उन्होंने निस्तारण किया, कौन कौन सी चीजें इस साल के अंदर की। तो एक साल में राज्य सूचना आयोग जो भी कार्य करता है उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके किसको पेश करता है, राज्य सरकार को देता है। तो प्रश्न आए कि राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट यानी वार्षिक प्रतिवेदन किसको पेश करता है, राज्य सरकार को देता है, और राज्य सरकार फिर उस वार्षिक प्रतिवेदन को कहां पर रखवाती है, विधानसभा में रखवाती है। तो मान लो कि राजस्थान में राज्य मुख्य सूचना आयोग है, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग है, उसने अपनी रिपोर्ट किसे दी, सरकार को दी, तो सरकार उस रिपोर्ट को कहां पर रखवाएगी, विधानसभा में रखवाएगी। तो प्रश्न आए कि राज्य सूचना आयोग अपना प्रतिवेदन यानी वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है, तो ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है राज्य सरकार को। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां क्या है, यानी सूचना आयोग काम क्या क्या करेगा। तो पहली चीज आप लोगों को याद रखनी है कि सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, यानी ये अपने फैसले क्या ले सकता है, खुद ले सकता है। दूसरी चीज सूचना आयोग क्या है, एक वैधानिक आयोग है। और वैधानिक आयोग भी क्यों है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की एक धारा है, धारा 15, और उसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर उस एक्ट के तहत इनका गठन किया गया है, इसलिए राज्य सूचना आयोग एक क्या है, वैधानिक आयोग है। इसके अलावा ये एक स्वतंत्र निकाय भी है। इसका मेन काम क्या होता है, तो ये जितने भी इनके पास में जो शिकायतें होती हैं उनकी जांच करता है तथा उनका क्या करता है, समाधान करता है। मेरी मान लो किसी लोक सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी गई, उसने जानकारी देने से मना कर दिया, फिर उसके बाद में दूसरे अपीलीय अधिकारी के पास में गई, तो मान लो कहीं पर भी आपकी समस्या का किसी भी तरीके से समाधान नहीं हो रहा, जो सूचना आपको चाहिए वो सूचना आपको नहीं मिल पा रही, तो फिर क्या होता है कि आप अपनी कंप्लेंट कहां कर सकते हो, राज्य सूचना आयोग में कर सकते हो। और इनका मेन काम यही है कि जितने भी शिकायतें आई हैं उन शिकायतों की ये जांच करेंगे, उसके संबंध में क्या करेंगे, कार्यवाही करेंगे। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, किस किस के संबंध में आयोग में रिपोर्ट की जा सकती है, यानी अपना परिवाद दर्ज किया जा सकता है। मान लो कोई लोक सूचना अधिकारी है, PIO बोलते हैं इसको, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मान लो कोई लोक सूचना अधिकारी है, उसकी नियुक्ति ही नहीं हुई हो, तो नियुक्ति नहीं होने के कारण आपको सूचना नहीं मिल पा रही हो। जैसे मान लो आपको अपने पंचायत में जानकारी चाहिए कि पिछले कुछ टाइम में हमारी पंचायत में कितना बजट आया और वो बजट किस किस क्षेत्र में खर्च किया गया, यानी किस किस हिस्से में उसको खर्च किया गया। मान लो आपको ये सूचना चाहिए। अब पंचायत में लोक सूचना अधिकारी कौन होता है, तो लोक सूचना अधिकारी होता है पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी। मान लो ग्राम विकास अधिकारी उस समय पद पर नहीं है और आपको सूचना चाहिए, तो वो पद पर नहीं है, इसकी वजह से आपको सूचना नहीं मिल पा रही है, तो इसको लेकर भी आप क्या कर सकते हो, राज्य सूचना आयोग में एक कंप्लेंट दायर कर सकते हो। उसके बाद में लोक सूचना अधिकारी ने आवेदित सूचना देने से मना कर दिया हो। मान लो आपने ग्राम विकास अधिकारी के पास में कुछ सूचना मांगी कि मुझे पंचायत से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मान लो ग्राम विकास अधिकारी ने आपकी जो भी आपने RTI लगाई थी उसको इग्नोर कर दिया,
या फिर सूचना देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इसके खिलाफ किसमें कंप्लेंट कर सकते हो, राज्य सूचना आयोग में कंप्लेंट कर सकते हो। यानी आप कंप्लेंट करके कह सकते हो कि मैंने लोक सूचना अधिकारी से कुछ सूचना मांगी थी, उन्होंने ये सूचना देने से क्या कर दी, मना कर दी, तो इसके संबंध में आप कंप्लेंट कर सकते हो। उसके अलावा मान लो कि निर्धारित समय अवधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो, मान लो आपने कोई सूचना मांगी कि मुझे इससे संबंधित सूचना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था कि मान लो आपने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया और फाइनली आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया। अब आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नंबर कितने थे एग्जाम में, क्योंकि राजस्थान पुलिस में एग्जाम में नंबर नहीं बताए जाते, तो आरटीआई के माध्यम से आप लोग ये जानना चाहते हो कि मेरे एग्जाम में कितने नंबर आए। अब मान लो आपने आरटीआई लगाए आज और इसका जवाब मिलता है 3-4 महीने बाद, और इसके बीच में आपको किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। मना नहीं कर रहा लोक सूचना अधिकारी, लेकिन जितनी निर्धारित समय अवधि में आपको जवाब चाहिए था उस समय में आपको जवाब नहीं दिया गया है, तो इसके खिलाफ भी क्या कर सकते हो, आप राज्य सूचना आयोग में कंप्लेंट कर सकते हो कि साहब जिस समय अवधि में या फिर जितने टाइम में मुझे सूचना चाहिए थी उसमें मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कर पाई गई। उसके अलावा मान लो सूचना अधूरी हो, भ्रामक हो या फिर मिथ्या लगती हो। मान लो आपने सूचना मांगी और वो सूचना आपको सही नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये थोड़ी सूचना भ्रामक है, या फिर ये सूचना पूरी तरीके से ही झूठी है, या फिर ये सूचना तो दी गई थी लेकिन ये इनकम्प्लीट है, यानी अधूरी जानकारी है, तो इसके संबंध में भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, यानी अपना परिवाद दर्ज कर सकते हो। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखना है, पहला ये कि मान लो लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो और उस नियुक्ति की वजह से आपको सूचना नहीं मिल पा रही हो, या फिर लोक सूचना अधिकारी तो है लेकिन उसने सूचना देने से मना कर दिया, या फिर जो सूचना आपको मिली वो निर्धारित समय अवधि में नहीं मिली, या फिर सूचना तो आपको मिल गई समय अवधि में भी लेकिन वो सूचना अधूरी है, भ्रामक है या फिर झूठी है, तो इसके संबंध में इन सभी मामलों में आप अपना परिवाद कहां पर दर्ज कर सकते हो, राज्य सूचना आयोग में दर्ज कर सकते हो। अब देखो यहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी मामले में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है तो आयोग जो है वो मामले की जांच के आदेश दे सकते हैं। यानी मान लो आयोग में आपने परिवाद दर्ज किया और आयोग को ऐसा लगता है कि ये जो कंप्लेंट की गई है इस कंप्लेंट में दम है, यहाँ पर जो आधार पेश किए गए हैं ये आधार भी मजबूत हैं, तो आयोग क्या कर सकता है, उसकी जांच का आदेश दे सकता है। और जब आयोग जांच के आदेश देता है तो उसके पास जो है दीवानी न्यायालयों की शक्ति आ जाती है, यानी जो सिविल कोर्ट होते हैं उसकी तरह ही शक्ति किसके पास में आ जाती है, राज्य सूचना आयोग के पास में आ जाती है। अब देखो क्या क्या कर सकता है दीवानी न्यायालयों के तहत, यानी सिविल कोर्ट की पावर्स किसके पास में है, अब राज्य सूचना आयोग के पास में है। अब उसके पास में क्या क्या शक्तियां हैं, पहली शक्ति यह है कि व्यक्ति को समक्ष प्रस्तुत होने का समन जारी कर सकता है, यानी जो भी व्यक्ति इसमें पार्टी है उसको सामने पेश होने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को शपथ अथवा साक्ष्य हेतु बुला सकते हैं, यानी जो व्यक्ति है उसको शपथ लेने के लिए या फिर शपथ पत्र लिख कर दिया जाए और या फिर कुछ गवाह पेश किए जाए, साक्ष्य सबूत पेश किए जाए, इसके संबंध में बुला सकते हैं। किसी भी न्यायालय या फिर सरकारी कार्यालय से दस्तावेज मांग सकते हैं, मान लो कोई इंफॉर्मेशन किसी सरकारी कार्यालय से संबंधित है जो नहीं दी गई, तो फिर राज्य सूचना आयोग जो है वो किसी भी न्यायालय से या सरकारी कार्यालय से क्या मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। उसके अलावा आयोग जांच करते समय सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकता है और ऐसा करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। यानी जब तक आयोग की जांच चल रही है तो उस समय आयोग क्या कर सकता है कि सार्वजनिक जितने भी दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स उन सभी को पेश करने के लिए कह सकता है, और अगर ऐसा कहा गया तो अनिवार्य रूप से क्या किया जाएगा, उनको पेश किया जाएगा। तो ये आप लोगों को किसके बारे में याद रखनी है, सूचना आयोग के बारे में याद रखनी है, और ये किस तरह की शक्तियां हैं, ये दीवानी न्यायालयों की इनको क्या प्राप्त होती है, शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपीलीय शक्ति को लेकर के, यानी अपील के संबंध में इनके पास में कौन कौन सी शक्ति होती है, कहां कहां पर इसके संबंध में अपील की जा सकती है। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि भारतीय ये आरटीआई एक्ट है 2005 का, उस 2005 की एक धारा है धारा 19(1). अगर आप लोगों ने जेल प्रहरी का एग्जाम भी दिया होगा तो उसमें एक प्रश्न ये पूछा गया था कि जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो अपील करने का जो अधिकार है वो किस धारा के तहत मिलता है, तो एक धारा है 19(1), उसके अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा या फिर दिए गए निर्णय के विरुद्ध अगर अपील सुनने का अधिकार किसके पास में है, राज्य सूचना आयोग के पास में है। यानी 19(3), यानी इसके धारा जो 19(3) है
उसके तहत जो प्रथम अपीलीय अधिकारी और जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी हैं, उन्होंने जो फैसला दिया था उस फैसले के खिलाफ जो है वो सुनवाई करने का अधिकार किसके पास में है? राज्य सूचना आयोग के पास में। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी के दिए गए फैसले के खिलाफ धारा 19(3) के तहत फैसला सुनने या फिर जो कंप्लेंट सुनने है उसका अधिकार किसके पास में होता है? अपील सुनने का अधिकार सूचना आयोग के पास में होता है। अब देखो प्रोसेस क्या होता है कि मान लो कि आप लोगों ने किसी भी तरह की कोई भी सूचना मांगी, तो सबसे पहले आप किससे मांगते हो? लोक सूचना अधिकारी से, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से इसके संबंध में सूचना मांगते हो। अब मान लो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, लोक सूचना अधिकारी हैं, या फिर मान लो सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं, इन्होंने आपको जो इंफॉर्मेशन आप लोगों ने मांगी थी वो नहीं दी, तो अब क्या कर सकते हो आप कि 30 दिन के भीतर भीतर जो है इसकी शिकायत ये इसके संबंध में अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में कर सकते हो। यानी लोक सूचना अधिकारी के पास में आप लोगों ने कुछ जानकारी मांगी या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी से, मान लो उन्होंने जानकारी नहीं दी, तो इसके संबंध में 30 दिनों के भीतर भीतर आप शिकायत किसके पास में कर सकते हो? प्रथम जो अपीलीय अधिकारी हैं उसके पास में क्या कर सकते हो? शिकायत कर सकते हो। और यहां पर लिखा हुआ है कि जो प्रथम जो अपीलीय अधिकारी हैं उसको अधिकतम 30 दिनों में अपील का क्या करना पड़ेगा? निस्तारण करना पड़ेगा। यानी जो अपील आप लोगों ने की है, जो शिकायत आप लोगों ने की है, उस शिकायत का निस्तारण प्रथम अपीलीय अधिकारी को 30 दिनों के भीतर भीतर करना पड़ेगा। अब उसके बाद में मान लो दूसरी अपील कब कर सकते हो? मान लो प्रथम अपीलीय अधिकारी से भी आप लोग संतुष्ट नहीं हो, उन्होंने जो भी सूचना दी या फिर जो भी आपकी समस्या का निस्तारण किया उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर क्या कर सकते हो आप? फिर कर सकते हो आप 90 दिनों के भीतर भीतर जो है वो राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि जैसे मान लो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, लोक सूचना अधिकारी है, इसके खिलाफ आप प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, उसको कंप्लेंट कितने दिनों में करोगे? उसको करोगे 30 दिनों के भीतर भीतर। और ये जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं इसको भी 30 दिनों के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा? निस्तारण करना पड़ेगा। और अगर इससे संतुष्ट नहीं हो तो फिर जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी हैं इसके पास कंप्लेंट कर सकते हो आप 90 दिनों के भीतर भीतर। और अगर मान लो आप 90 दिन में राज्य सरकार, मान लो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी से असंतुष्ट हो, तो उसके बाद में क्या कर सकते हो? 90 दिन में राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकते हो। तो द्वितीय अपील आप 90 दिनों के भीतर भीतर कहां कर सकते हो? राज्य सूचना आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग में क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। जैसे मान लो कि लोक सूचना अधिकारी कौन होता है पंचायत में? वो ग्राम विकास अधिकारी होता है। और प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन होता है? सरपंच होता है। तो मान लो पहले आपने ग्राम विकास अधिकारी से सूचना मांगी, उन्होंने देने से मना कर दी। फिर उसके बाद में मान लो आपने सरपंच से सूचना मांगी, उससे भी आप बिल्कुल असंतुष्ट हो, तो फिर उसके बाद में आप 90 दिनों के भीतर भीतर जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी यानी सेकंड बार जब आप अपील करोगे तो वो किसके पास में करोगे? राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में क्या कर सकते हो? आप अपील कर सकते हो। तो ये अपीलीय शक्ति आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या याद रखना है? पहला यह कि अपील 19(1) के तहत और अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा या फिर जो द्वितीय प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार 19(3) के तहत किसके पास में है? राज्य सूचना आयोग के पास में है। लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में शिकायत कब तक करोगे? 30 दिनों के भीतर भीतर करोगे। जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं उसको आपकी जो शिकायत है उसका निस्तारण कब तक करना पड़ेगा? 30 दिनों के भीतर भीतर करना पड़ेगा। अगर आप मान लो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी से संतुष्ट नहीं हो तो फिर क्या करोगे आप? तो 90 दिनों के भीतर भीतर आप राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में क्या कर सकते हो? कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये स्लाइड आप लोगों को याद रखनी है। मैं थोड़ा सा साइड में जाता हूं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हो। इसके अलावा देखो सजा या जुर्माना। अब सजा या जुर्माना किसके लिए है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोगों के लिए लगाया गया होगा कि आपने ये इंफॉर्मेशन कैसे मांगे। तो ये सजा और जुर्माना किसके लिए है? यह लोक सूचना अधिकारी और जो सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं उनके पास में है। यानी मान लो कि लोक सूचना अधिकारी है, वो बिना किसी कारण के आपको सूचना देने से मना कर देता है, जानकारी देने से मना करता है, तो उसके संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लो पहली चीज की लोक सूचना अधिकारी आपसे आवेदन ही नहीं ले,
आपने जो आरटीआई के लिए यानी जो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए आपने जो आवेदन किया था, उस आवेदन को ही मान लो वो लेने से मना कर दे। या फिर दूसरा ये है कि मान लो निर्धारित समय अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, यानी जितने समय में आपको जानकारी चाहिए थी उतने समय में मान लो आपको जानकारी नहीं मिलती है, तो उसके संबंध में भी आप उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपने जो आवेदन किया उसको किसी खास कारण से या फिर किसी बदनीयत से वो अस्वीकार कर देता है, तो ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा सूचना उपलब्ध करवाते समय किसी भी तरह की बाधा डाली हो, यानी मान लो सूचना उपलब्ध करवानी थी लेकिन बीच में ही किसी ने इंटरफेयर किया या फिर किसी भी तरह की कोई बाधा डाली इसमें सरकारी कामकाज में, तो इसके संबंध में उस पर क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है और उसको क्या दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है। अब देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि परिस्थितियों में क्या हो सकता है, यानी जुर्माना कितना लगाया जा सकता है। तो मान लो जिस दिन आपने आवेदन किया उस दिन से लेकर के आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी यानी जो सूचना मिलेगी उस दिन तक, उसके बीच में 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। और ये जुर्माना अधिकतम कितना लग सकता है, तो 25,000 रुपए तक ये जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कोई भी लोक सूचना अधिकारी निम्न कारणों के तहत अगर आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसके ऊपर क्या होगा कि जिस दिन से आपने सूचना मांगी उस दिन से लेकर के जिस दिन आपको सूचना मिली उस दिन तक आपको 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उस पर क्या लगाया जा सकता है, 25,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अगर आप लोगों से यह प्रश्न पूछे कि मान लो कि लोक सूचना अधिकारी के उपलब्ध नहीं करवाने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, तो वो 25,000 है। और प्रतिदिन के हिसाब से कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, तो वो जुर्माना है 250 रुपए। तो आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, इसके संबंध में कारण लिखे हुए हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं हमारे मुख्य सूचना आयुक्त को लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रह चुके हैं, या फिर जो मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं इनका कालक्रम जमाइए या फिर इनको सही तरीके से व्यवस्थित कीजिए। या फिर मान लो इसके संबंध में और भी कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक रखी है, MTS और एक DM। ये आप लोगों को याद रखना है। MTS आपने पता होगा पहले मोबाइल में आता था MTS का, और DM तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ही सही। तो इनको आपको लिंक नहीं करना, इसका कोई सेंस नहीं निकालना, बस आप लोगों को ये शब्दों को याद रखना है। M का मतलब क्या है, M का मतलब है MD कुरानी। ठीक है। उसके बाद में T जो है उसका मतलब क्या है, T श्रीनिवासन। उसके बाद में जो S है उसका मतलब क्या है, S का मतलब है सुरेश कुमार चौधरी। और जो DM है, इस D का मतलब क्या है, DB गुप्ता। और जो M है उसका मतलब वर्तमान में क्या है, मोहनलाल लाटर। ठीक है। हालांकि आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो जो भी बातें मैंने ये लिखी है ये क्लियरली यहां पर लिखी हुई है। तो MTS DM ट्रिक है। M का मतलब क्या है, MD कुरानी। T का मतलब है T श्रीनिवासन। S का मतलब है सुरेश कुमार चौधरी। उसके बाद में D का मतलब है देवेंद्र भूषण गुप्ता। और M का मतलब कौन है, मोहनलाल लाटर। और देवेंद्र भूषण गुप्ता अगर आप लोगों को नाम याद नहीं रहे तो इनका नाम एक DB गुप्ता भी है। तो DB गुप्ता या देवेंद्र कुमार भूषण गुप्ता, इनमें से कोई भी नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न ये पूछे कि हमारे प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, MD कुरानी थे। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वो है मोहनलाल लाटर, वर्तमान में क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और इसके बीच में मुख्य सूचना आयुक्त कौन कौन रहे, तो पहले सूचना आयुक्त कौन थे, मुख्य सूचना आयुक्त वो थे MD कुरानी। फिर उसके बाद में T श्रीनिवासन, फिर उसके बाद में सुरेश कुमार चौधरी, फिर देवेंद्र भूषण गुप्ता, और वर्तमान में कौन है, मोहनलाल लाटर। तो ये ट्रिक भी आप लोगों को याद रखनी है, और ये नाम जो है ये भी आप लोगों को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। 250 रुपए प्रतिदिन और 25,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद में ये 19(1) धारा याद रखना, ये लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है। 19(3) के तहत जो राज्य सूचना आयोग है वो क्या करेगा, शिकायतों को सुनेगा। उसके बाद में प्रथम अपीली अधिकारी के खिलाफ
30 दिनों में क्या की जा सकती है, कंप्लेंट की जा सकती है। प्रथम लोक सूचना अधिकारी को भी 30 दिनों के भीतर अपील का निस्तारण करना पड़ेगा। अगर आप प्रथम अपील अधिकारी से संतुष्ट नहीं है तो फिर 90 दिनों में आप कहां पर अपील कर सकते हैं, किसके खिलाफ, किसके पास शिकायत कर सकते हैं, तो राज्य सूचना आयोग के पास में शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा दीवानी न्यायालयों की भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, किसको, राज्य सूचना आयोग को, जिसके तहत वो समन जारी कर सकता है, शपथ के लिए बुला सकता है, साक्ष्य पेश करने के लिए कह सकता है, सरकारी कार्यालय से दस्तावेज मांग सकता है, सार्वजनिक दस्तावेजों को पेश करने के लिए कह सकता है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोक सूचना अधिकारी जो है पेश कर सकता है। उसके बाद में आयोग के कार्य वगैरह हमने देखे कि ये एक वैधानिक आयोग है, स्वतंत्र निकाय है। उसके बाद में अगर सूचना नहीं मिलती है तो उसके संबंध में अपील या फिर कंप्लेंट सुनने का कार्य ये करता है, तो इसके कार्य हमने कंप्लीट देखे। फिर उसके बाद में हमने सेवा शर्तें देखी कि सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। सेवा शर्तों में जो वेतन है, जो भत्ते हैं, उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रतिवेदन किसको देता है, राज्य सरकार को देता है। उसके बाद में सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो राज्यपाल हटाएगा। 4 आधार हमने देखे कि बैंक करप्ट हो जाए, कार्य करने में असमर्थ हो, किसी अपराध का दोषी हो, तो इसके संबंध में कौन हटा सकता है, डायरेक्ट राज्यपाल हटा सकता है। अगर ये नहीं है तो फिर आरोप कौन सा होगा, कदाचार और अक्षमता का। कैसे हटाएगा, राज्यपाल हटाएगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। उसके अलावा हमने देखा कि इसका कार्यकाल पहले 5 वर्ष और 65 वर्ष था। फिर अब कार्यकाल का निर्धारण कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। और 5 जुलाई 2024 को कलराज मिश्र ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत जो मोहनलाल लाटर और जो अन्य सूचना आयुक्त थे, 3 हमने जो पढ़े थे, उनका कार्यकाल कितना फिक्स किया गया, 3 वर्ष या 65 वर्ष फिक्स किया गया। उसके बाद में हमने देखा था कि किस किस फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए सूचना आयुक्त और अन्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर। उसके बाद में विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल से इनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था इनकी चयन समिति को लेकर के कि राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा, लेकिन उस चयन समिति में कितने सदस्य होंगे, 3 होंगे। कौन होगा, मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, और एक कौन होगा, एक होगा विधानसभा में विपक्ष के नेता। उसके बाद में मैंने वर्तमान में भी बात की थी कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मोहनलाल लाटर हैं, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारिक, टीकाराम शर्मा, ये अन्य सूचना आयुक्त हैं। एक पद क्या है, अभी खाली है। उसके बाद में हमने कार्यालय को देखा था कि कार्यालय जयपुर में है। इसका जो विनियमन है ये 2007 में बनाया गया था। इसका जो ध्येय वाक्य है वो अवधानी जनेभ्य है, यानी ये जानकारी मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा क्योंकि ये जानकारी हितकर है। उसके बाद में हमने इसकी संरचना को लेकर के देखा था, और फिर थोड़ा सा हमने आरटीआई एक्ट को लेकर के देखा था कि कब लागू हुआ। और एक जो मैंने जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे एक स्लाइड में आप लोगों को समझाया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित और किस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और एक प्रश्न भी मैंने इसमें पूछा था कि सूचना के अधिकार अधिनियम जो है उसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 का भाग सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के बाद माना गया, यानी सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला इससे संबंधित है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट में क्या देंगे, जवाब देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर इसके अलावा भी और कोई क्लासेस आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।